हाय गाइस, चलिए तो आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का अगला चैप्टर। आज देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया में मुस्लिम कहाँ से आए। प्राचीन इतिहास में इंडिया में मुस्लिम कहाँ से आए थे और कैसे मुस्लिमों ने भारत पर इतना लंबा शासन किया, कैसे यहाँ पे मुगल आए और बहुत सारे शासक आए पहले। जैसा कि कभी कभी आपने सुना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब बनाए गए हैं, बहुत सारी इमारतें बनाई गई इनके द्वारा। तो इंडिया में जो भारत हमारा है, इसमें मुस्लिम का शासन कैसे हुआ और पहली बार मुस्लिम इसमें कैसे आए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला मुस्लिम जो कि भारत में आया था विदेश से, पहला मुस्लिम कौन था। चलिए मुस्लिम आक्रमण लिख देते हैं, क्योंकि जो भी आएगा पहले शासन करने ही आता था और शासन करने के लिए सबसे जरूरी था कि वह किसी भी देश में आक्रमण करे। ठीक, तो मुस्लिम आक्रमण देखते हैं। चलिए ठीक, शुरू करते हैं मुस्लिम आक्रमण। तो पहला मुस्लिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम हमारा हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आया था? अफगान से आया था। अफगान से भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम आया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, कब आक्रमण किया था इसने? 712 एडी। एडी मतलब कि इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के बाद। ईस्वी लिख देते हैं, ईस्वी। ठीक, ईस्वी 712 एडी मतलब कि 712 में जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, तो उनके 712 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक, कहाँ पे किया था? जो भारत था हमारा, भारत के क्षेत्र में पहले पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब भारत के क्षेत्र में ही आते थे। म्यांमार तक फैला हुआ था हमारा भारत, म्यांमार तक फैला हुआ था। ठीक, तो इसने पहली बार पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 712 में मुल्तान, पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, वहां पर आक्रमण किया। इसने 712 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। फिर इसके बाद फिर से इसने 713 में फिर आक्रमण किया। 713 एडी में इसने फिर आक्रमण किया और 713 में पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया, जिसको सिंध प्रांत बोला जाता था उस समय, सिंध प्रांत को जीत लिया। और सिंध प्रांत के राजा थे राजा दाहिर को भी पराजित कर दिया और मार दिया इसने। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब 713 हो गया। अब 713 के बाद देखते हैं, 713 के बाद सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया। अब दूसरा मुस्लिम कौन आया? मतलब 713 के बाद कब्जा करके वहां शासन करने लगा और शासन करने के बाद फिर जिसके बाद किसका आक्रमण हुआ भारत पे? दूसरी बार में दूसरा मुस्लिम जो आया था भारत में, उसका नाम था सुवक्तगीन। सुवक्तगीन कब आया था? ये 986 एडी में। कब आया था ये? 986 एडी में सुवक्तगीन ने भारत पर 986 एडी में आक्रमण किया। लेकिन यह लूट के इरादे से आया था, लूट के, यह भारत को लूटना चाहता था और यह खजाना लूट के यहाँ से चला गया। यह केवल खजाना लूटने आया था। ये भी कहाँ से आया था? ये भी अफगान से ही आया था। ये दोनों अफगान से आए थे, मोहम्मद बिन कासिम और सुवक्तगीन दोनों अफगान से आए थे। ठीक, और ये भी खजाना लूट के भारत से चला गया सुवक्तगीन। अब तीसरी बार आक्रमण किया था, सुवक्तगीन का ही बेटा था और इसका अगला शासक बना, इसके वंश का अगला शासक बना सुवक्तगीन का महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इसने 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर 15 बार आक्रमण, माफ कीजिएगा, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। ठीक, महमूद गजनवी ने। कहां से आया था? अफगानिस्तान के गजनी शहर से, अफगानिस्तान के गजनी। ठीक, 17 बार आक्रमण किया था इसने 1018, इसके सबसे प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। 1018 में इसने कन्नौज को लूटा। ये भी लूट के इरादे से आया था, ये यहाँ पे शासन नहीं करना चाहता था। 1018 में इसने कन्नौज को लूट लिया। 1025 का आक्रमण इसका बहुत ही फेमस रहा, क्योंकि 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अपार धन लूटा, बहुत सारा धन लूटा। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवरात, जितनी मूर्ति, मंदिर जितने थे, सारा का सारा सोना, धन, सब कुछ लूट के लेके चला गया। और 1025 में सोमनाथ मंदिर लूटने के दौरान, सोमनाथ मंदिर लूटा था इसने, और वही सोमनाथ का मंदिर लूटने के दौरान रास्ते में जब ये जा रहा था, तो रास्ते में इसका हरियाणा के जटों से विवाद हो गया। किससे? हरियाणा की जो जट थी, जट। ठीक, इनसे इनका विवाद हो गया। किससे? महमूद गजनवी से। 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटने के दौरान हरियाणा के जटों से विवाद हो गया। ठीक, और इसी विवाद को दबाने के लिए उसने 1027 में फिर से जटों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। कब? जटों के खिलाफ इसने 1027 में फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक, जटों के खिलाफ। लेकिन ये जो थे तीनों के तीनों भारत पर ज्यादा लंबा शासन नहीं कर पाए। तो मुस्लिम भारत पर शासन करने के लिए कब आया था? भारत पर शासन तो कोई किया नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने केवल मुल्तान और सिंध प्रांत पर कर लिया कब्जा, सिंध प्रांत तक ही इसका राज्य सीमित रह गया। और सुवक्तगीन महमूद गजनवी ने केवल यहाँ लूट के इरादे से ही हमला किया था। लेकिन यहाँ पर शासन करने के लिए जो आया था, उसके बाद देखते हैं चौथा शासन करने आया था मोहम्मद गौरी। ये भी अफगानिस्तान के गौर शहर से आया था।
कहाँ से? अफगानिस्तान के गौर। अफगानिस्तान में एक शहर है गौर, वहां से आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1191 में पहला आक्रमण किया, 1191 एडी में। इसी को हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा को भारत का अखाड़ा बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम लड़ाइयाँ उसी में की गई हैं। पानीपत की लड़ाई वहाँ पे हुई थी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई वहाँ पे हुई थी, तराइन की लड़ाई वहाँ पे हुई थी, मच्छीवाड़ा की लड़ाई वहाँ पे हुई थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वहाँ पे। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण को रोकने के लिए हमारे भारत के सम्राट उस समय थे, जो कि उस क्षेत्र के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक। राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार मोहम्मद गौरी को 1191 में परास्त कर दिया और इनके मित्र थे जयचंद। जयचंद के साथ मिलकर इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन फिर आगे चलकर 1192 में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच विवाद हो गया, क्योंकि जयचंद जब अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरे से कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान से उनकी पुत्री प्रेम करती थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री को जाकर मंडप से उठा लाए थे। इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से गुस्सा होकर जाकर मोहम्मद गौरी से मिल गया। मोहम्मद गौरी से मिलने के बाद फिर उसके बाद क्या किया उसने? जितनी खामियां थी पृथ्वीराज चौहान की, जितनी कमजोरियां थी, सारी की सारी कमजोरियां और सारी सारी गुप्त बातें मोहम्मद गौरी को बता दी इसने। और मोहम्मद गौरी को बताने की वजह से मोहम्मद गौरी ने फिर से कर दिया आक्रमण 1192 में। कब किया इसने आक्रमण? दूसरा आक्रमण इसने किया था 1192 में। ठीक, इसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। ये परास्त हो गए, ठीक, ये परास्त हो गए और यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद क्या किया गया? जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी हत्या के बाद फिर शासन हो गया यहाँ पे मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी भारतवर्ष पर शासन करना चाहता था, क्योंकि यह लूट के इरादे से नहीं आया था। इसने सोचा था भारतवर्ष पर ही शासन करेंगे, क्योंकि इसके पास खुद का बहुत छोटा क्षेत्र था। ठीक, इसके बाद देखते हैं मोहम्मद गौरी ने शासन करने के लिए जयचंद से कहा कि तुम मेरे सामंत बनकर ही शासन करना, लेकिन जयचंद मान नहीं रहा था। इसलिए 1194 में, कब? 1194 में हो गया चंदवार का युद्ध। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। और जयचंद को क्या कर मारा था? जयचंद को बोला था कि तुम अगर अपनी बेटी और दामाद के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, इसलिए इसमें जयचंद को मार दिया गया। जयचंद, इसकी पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता, ठीक, इसकी पुत्री थी संयोगिता की वजह से ही ये सब कहानियां हो रही हैं। 1191, 92, 94 संयोगिता की वजह से ये सब युद्ध हुए। जयचंद जाकर अगर मोहम्मद गौरी से नहीं मिला होता तो आज हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता, लेकिन जयचंद की वजह से ही भारत में पहली गुलामियत आई थी। पहली बार मुस्लिमों ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया था जयचंद की वजह से ही। ठीक, चलिए देखते हैं 1194 में मार दिया इनको। लेकिन अब टोटल जितना साम्राज्य था, सारा का सारा साम्राज्य मोहम्मद गौरी के पास चला गया। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया और यहाँ पर वह शासन करने लगा। और कुछ समय बाद इसको पता चला अब मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। चलिए देखते हैं कि गुलामों के बारे में। पहले का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यालदोज, तीसरा था कुबाजा। इसमें सबसे योग्य गुलाम था इनका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको ही इसने सेनापति बना के रखा हुआ था। दूसरा गुलाम था यालदोज और कुबाजा इसका अयोग्य गुलाम था। मतलब ये 3rd क्वालिटी का सेनापति था। इसका सबसे प्रतापी सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की पुत्री से प्रेम करता था। और एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी की पुत्री ये दोनों विवाह क्या निगाह बोलते थे, मुस्लिमों में निगाह बोलते हैं, तो निगाह करके मोहम्मद गौरी के समक्ष प्रस्तुत हो गए और कहा अब्बू जान, मतलब कि पुत्री ने कहा कि हम दोनों आपस में विवाह कर लिए हैं और हमारी निगाह को सहमति प्रदान करें। सहमति। तो मोहम्मद गौरी जब अपनी पुत्री को मारने जा रहा था तो फिर इसने कह दिया कि आपका भी वही हाल हो सकता है जैसे जयचंद का हुआ, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का हुआ। आपका भी वही हाल हो जाएगा, नहीं तो हम लोगों के विवाह को मंजूरी दे दीजिए। ठीक, तो मोहम्मद गौरी ने अपना सारा का सारा साम्राज्य अपनी पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कर अपने देश वापस लौट गया। और यहाँ पे किसका शासन हो गया? अब यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से हम यहाँ पे किसकी शुरुआत करते हैं?
अब यहीं से दिल्ली पर यह शासन करने लगा और इसी काल को कहा गया दिल्ली सल्तनत, राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। ठीक, अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला राजा किसको कहा जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला राजा था, क्योंकि इसने इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में पढ़ा जाएगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था। चलिए ठीक, देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बढ़िया से लिखा जाएगा, ये यादव बादा के बारे में भी हमारा आएगा आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली पर यह शासन करने लगा, लेकिन इसने राजधानी दिल्ली को नहीं बनाई। है भारतवर्ष पर ही शासन करता था, लेकिन इसने राजधानी लाहौर को बनाई थी। अब दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंश हुए और उन्हीं 5 वंशों को मिलाकर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत के वंश कौन कौन से वंश हुए? चलिए पहला देख लेते हैं। इसमें पहला हुआ गुलाम वंश, पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। ठीक, इसमें मेनली हमको 3 वंश के बारे में पढ़ना है, और ये सैयद और लोधी बहुत ही छोटे वंश थे। ठीक, इनमें हम मेनली हमको तीनों के बारे में पढ़ना है, गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक, और इसमें सबसे लंबा शासनकाल देखा जाएगा तो सबसे लंबा शासनकाल जो हुआ वो तुगलक वंश का हुआ। किसका हुआ? तुगलक वंश का। और सबसे छोटा जो देखा जाएगा वो सबसे छोटा शासनकाल हुआ खिलजी वंश का। सबसे लंबा शासनकाल था तुगलक वंश का, सबसे छोटा शासनकाल था खिलजी वंश का। जब ये धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो खुद ही पता चलेगा किसका शासनकाल कब से कब तक हुआ, तब आप खुद ही पता कर लेंगे किसका शासनकाल कब से कब तक हुआ था। ठीक, और सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है इसमें, सबसे प्रतापी राजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी पे इसी मूवी आई थी हमारी बदमाश जो मूवी थी। चलिए देखते हैं आगे। ठीक, तो पहले हम गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश क्या था? गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए और क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन से कर लगाए, कौन कौन से सिक्के चलाए गए। ठीक, चलिए गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं यहाँ से। गुलाम वंश, अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। अब यहीं से ये लोग दिल्ली को केंद्र बनाकर पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे। ठीक, भारत में वैसे भी छोटे छोटे राजा थे, लेकिन बड़े राजाओं में बस यही बचे थे। ठीक, चलिए गुलाम वंश, गुलाम वंश का पहला शासक हुआ, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही होनहार शासक था, मतलब बहुत ही विद्वान था। विद्वान होने की वजह से इसको पूरा कुरान याद था। मतलब जो कुरान होता है ना, मुस्लिम उसको पाक बोला जाता है, पाक मतलब पवित्र। मुस्लिम धर्म में उसको पवित्र ग्रंथ बोला जाता है कुरान को। तो उसको कुरान की एक एक लाइन याद थी, इसलिए इसको कुरान खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान खान। मुस्लिमों में बहुत पद होते हैं, पहले होते हैं काजी, फिर होते हैं मुफ्ती। मुफ्ती मुस्लिम में सबसे बड़ा पद होता है। जैसे कि अरे हमारे सनातन धर्म में होते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य को महापंडा बोला जाता है, मतलब कि ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण होते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को सारे ग्रंथ और सारे वेद याद रहते हैं। सेम वैसे ही मुफ्ती होते हैं मुस्लिम धर्म में। मुफ्ती को पूरा कुरान याद रहेगा, कुरान की एक एक लाइन का मतलब याद रहेगा। और मुफ्ती से नीचे होते हैं हाफिज, और उसे नीचे काजी। जैसे काजी होते हैं, काजी बाद होते हैं हाफिज, हाफिज के बाद होते हैं मुफ्ती। ठीक, तो मुफ्ती इसमें सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन इसको कुरान खान केवल क्या कहा गया? ये केवल काजी था। ठीक, काजी, ये कुरान खान, इसको केवल कुरान याद था, उसका अर्थ नहीं पता था इसको। ठीक, कुरान खान कहा गया। उसके बाद इसको दूसरा कहा गया हाफिज, इसको दूसरा हातिम कहा गया। हातिम लिख देते हैं, हातिम। हातिम क्यों कहा गया? क्योंकि अब बहुत भलाई का काम करता था, बहुत सारी भलाई के काम किए इसने। तीसरा, इसको लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि लाखों में दान देता था, बहुत अत्यधिक दान देता था गरीबों में, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। डी, इसने कभी भी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई, हमेशा राजधानी लाहौर को बना के रहा। इसने राजधानी लाहौर को बनाया, इसलिए इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसने राजधानी लाहौर को बनाई थी, दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाई। इसने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़वाया था। कलमा एक मतलब कि कलमा एक रस्म होती थी कि जब कोई मुस्लिमों में जब भी कोई राजा बनता था, सुल्तान बनता था, तो उसको जाकर हाफिज से अपने नाम का कलमा पढ़ाना पड़ता था कि मैं इस सल्तनत पर शासन करने जा रहा हूं और मुझे इस शासन के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक, तो ऐसा एक कलमा होता था, उसी को जाकर यह रिवाज कराना पड़ता था। और इसने जाकर खिलत भी नहीं ली थी। खिलत जैसे कि आज डिग्री होती है, डिग्री मतलब किसी भी वैकेंसी को, किसी भी नौकरी को पाने के लिए किसी के पास कोई डिग्री होनी चाहिए, तो सेम वैसी खिलत होती थी। पहले राजा बनने के लिए आपके पास खिलत होनी चाहिए, और कौन देता था? मुफ्ती देते थे। मुस्लिम में सबसे बड़ा पद होता है
मुफ्ती, और मुफ्ती ही खिलत देते थे हमको राजा बनने के लिए मुस्लिमों में, ठीक। तो और इसने मुफ्ती से खिलत भी नहीं ली थी। फिर अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके गुरु का नाम था बख्तियार खिलजी, माफ करिएगा बख्तियार काकी। क्या नाम था इसके गुरु का? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जिनकी दरगाह आज कहाँ बनी हुई है? अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह बनी है। अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह बनी है। किसके द्वारा बनाई गई थी? यह गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बनाई थी। आगे देखें कौन था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई थी, और उन्हीं के शिष्य थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बख्तियार काकी के ही शिष्य थे बाबा फरीद। बख्तियार काकी की दो शिष्य हुए, बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। फिर देखते हैं जी जो था, इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कहाँ पे कुतुब मीनार है? यह दिल्ली के आउट एरिया में है, यह दिल्ली के सेंट्रल सिटी में नहीं है, ये दिल्ली के आउट एरिया में है। आउट एरिया में जाते हैं तो हमको कुतुब मीनार देखने को मिलता है, लेकिन कुतुब मीनार का इसने केवल 2 ही तल्ला बनवाया था। कितना? इसने केवल 2 तल्ला, तो समझ रहे हैं ना, 2 फ्लोर। इसने केवल 2 फ्लोर ही बनवाया था उसका, ठीक, कुतुब मीनार का। किसकी याद में बनवाया? बख्तियार काकी की याद में। ये चीज देखते हैं। इसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसको साफ सुथरा करके मात्र 2.5 दिन में तैयार किया गया था। उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ के मात्र उस मस्जिद को, इस मस्जिद को मात्र 2.5 दिन में तैयार किया गया था, ठीक। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद, इसको 2.5 दिन में मात्र तैयार किया गया था, ठीक। चलिए आई देखते हैं। आई क्या कहता है? इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। क्या बनवाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई इसने। क्या बनवाई इसने दिल्ली में? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं, ठीक। इसके बाद ये हमारा आ जाएगा, ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसका एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। इसका गुलाम का क्या नाम था? इल्तुतमिश। इसके शासनकाल में यह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं कहाँ है? ये यूपी में एक जगह है बदायूं, वहीं का सूबेदार था इल्तुतमिश। कहाँ का? बदायूं का, ठीक। यह बदायूं का सूबेदार था। इसके सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर बिहार शरीफ की स्थापना की थी। जैसा कि बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बसाया गया था? कुमारगुप्त। गुप्त वंश में वह भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कहा जाता था। उसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय था जिसने हॉस्टल की सुविधा सबको उपलब्ध कराई थी, ठीक, उपलब्ध कराई थी। चलिए आगे देखते हैं। बख्तियार खिलजी तक हमारा हो गया। अब इसके बाद इसने कुछ और नहीं किया। इसके बाद एक समय में इसका लाहौर में चौगाना मतलब होता है कि घोड़े पर बैठकर डंडे को बॉल से मारते हैं, तो चौगाना खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। कब? इसकी 1210 में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर और घोड़े के कुचले जाने से इसकी लाहौर में मृत्यु हो गई, ठीक। अब इसकी मृत्यु के बाद फिर अगला शासक बना, इसका गुलाम था इल्तुतमिश। इसके बाद फिर शासक बना, लेकिन इसके बीच में एक और शासक आ गया, छोटा सा। इसके बीच में एक छोटा सा और शासक आ गया जिसने 1210 से लेकर 1211 तक शासन किया। अब हमको देख लेना है कि दिल्ली सल्तनत लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक चला था। ये 1206 से लेकर 1526 तक, लगभग 320 सालों तक चला था। ये देख रहे हैं ना, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक। 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। इसने 1206 से 1210 तक 4 सालों तक शासन किया था। उसके बाद 1210 से 1211 तक किसने शासन किया? इसका नाम था बहराम शाह।
बहराम शाह, ठीक, आप कीजिए आराम शाह, आराम शाह, ठीक। 1210 से लेकर 1211 तक आराम शाह ने शासन किया। उसके बाद इसने 1211 तक शासन, 1211 में इसकी अकस्मात मृत्यु के बाद 1211 से 1236 तक इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश ने शासन किया, ठीक। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन किया और इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया दिल्ली को। इसने राजधानी दिल्ली को बनाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, हाफिज से मतलब मुफ्ती से जाकर खिलत भी ले ली, इसने खिलत भी ले ली थी, ठीक। इसने खिलत लेने के बाद इसने एक युद्ध भी किया। जब यह शासक बना तो मोहम्मद गौरी के, जैसा कि बताया था हमने, उसके 3 गुलाम थे, कुबाजा, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुबाजा तो क्या था, एक अयोग्य शासक था, ठीक। तो उसके बाद है हमारा यालदोज, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका है, यालदोज बचा। यालदोज के साथ इसका तराइन का तृतीय युद्ध हो गया, यालदोज के साथ इसका तराइन का तृतीय युद्ध हो गया, तीसरा युद्ध 1215 में, ठीक। 1211 में शासक बना, 1215 में यालदोज से युद्ध हो गया, ठीक। यालदोज से युद्ध के बाद इसने यालदोज को मारकर फिर से गुलाम वंश की स्थापना की। यालदोज को मार दिया इसने, यालदोज, ठीक, यालदोज को मार दिया। इसी के समय चाइना का शासक, चाइना में एक शासक था जियाउद्दीन मांगबरनी, चाइना को चीन बोला जाता है, जियाउद्दीन मांगबरनी भागकर इसके शासन में आया था। जियाउद्दीन मांगबरनी इसके शासनकाल में आया था इसके राज्य में, और इसके महल में आया इससे मदद मांगने कि चंगेज खान से हमारी मदद कीजिए। चंगेज खान उस समय पूरे विश्व का सबसे प्रतापी शासक था, पूरे धरती पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि चंगेज खान से टक्कर ले सके। चंगेज खान एक जालिम शासक था और एक क्रूर शासक था, उसको मंगोल शासक कहा जाता है। बचपन में ही उसने मात्र 10 साल की उम्र में अपने भाई, माता पिता तीनों की हत्या कर दी थी। बहुत ही प्रतापी और क्रूर शासक था। जहां भी जाता था उसने ईरान की जनसंख्या 100% से 10% पे ला दी थी, मतलब उसने 90% जनसंख्या को मार दिया था। और कहा जाता है उसने पूरे धरती पर 40 करोड़ लोगों को जिंदा कटवा दिया था। उसने 40 करोड़ लोगों को चंगेज खान ने जिंदा कटवा दिया था। कौन शासक था, मंगोल शासक था चंगेज खान। और चंगेज खान ने कहा था मेरी मृत्यु के समय मेरी लाश को ऐसी जगह दफनाना कि जहाँ पे 500 घोड़े लेके जाना और उस लाश को दफना के उस पे 500 घोड़ों को कुदवाना, ताकि लाश उस समय उस जमीन की एकदम नीचे चले जाए और लाश गायब हो जाए, ताकि किसी को मेरी लाश कभी न मिल सके, चंगेज खान इतना क्रूर शासक था। और दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खान को ही कहा जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने इतने लोगों को जिंदा नहीं कटवाया होगा। 40 करोड़, पूरे ईरान की 100% जनसंख्या में से 10% मात्र बचे थे। और इस 90% जनसंख्या को गेन करने के लिए उसको 400 सालों का समय लग गया। 400 साल बाद वो अपनी 90% जनसंख्या गेन कर पाया था, चंगेज खान की वजह से। चंगेज खान ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि बीच में हमारा क्या पड़ जाता था, बीच में हिमालय पर्वत पड़ने की वजह से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए चंगेज खान के लिए भी टफ था डाकना इसको, इसलिए डाक नहीं पाया, नहीं तो भारत पर भी आक्रमण कर सकता था। इसलिए चंगेज खान ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। यह मंगोल शासक था। मंगोलिया कहाँ पड़ता है, ये हमारा भारत नीचे की तरफ है, इसके ऊपर चाइना है और इसी के ऊपर मंगोलिया है। ये चाइना को डाक के बाद में आ सकता था, लेकिन बीच में यही हमारा पड़ जाता है हिमालय पर्वत, इसीलिए नहीं आ पाया भारत। ठीक, चलिए देखते हैं आगे कहाँ पे हम पहुंचे थे। हाँ, जियाउद्दीन मांगबरनी आया था। इसने जियाउद्दीन मांगबरनी को चंगेज खान के डर से दिल्ली सल्तनत से भगा दिया था पाकिस्तान के क्षेत्र में, क्योंकि चंगेज खान कभी भी आ सकता था इस पर आक्रमण करने, और इसने भगाकर उसको दिल्ली सल्तनत को बचा लिया और अपनी जनता को भी बचा लिया, नहीं तो चंगेज खान सबको यहाँ पे मार डालता है। इसीलिए इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने 1211 से 1236 तक शासन किया था। ठीक, चौथा देखते हैं वास्तविक संस्थापक। ठीक, इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, टका, जीतल। टका तांबे का था और जीतल चांदी का था। इसने सोने के सिक्के नहीं चलाए। ठीक, टका किसका था, तांबे का। जीतल जो था हमारा वो चांदी का था। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, जैसा कि हम वहां पढ़ चुके हैं। सातवाहन वंश में सातवाहनों ने सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी। सामंती व्यवस्था में वो लोग क्या करते थे कि अपने कर्मचारियों को पैसे के बदले जमीन दिया करते थे। ऐसे ही इसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ने इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की है, और इक्ता व्यवस्था में सेम वैसी ही व्यवस्था थी, बस उसका नाम इसने चेंज कर दिया था। इसमें भी पैसे के बदले कर्मचारियों को जमीन दी जाती थी इक्ता व्यवस्था में। ठीक, इसने चालीसा दल की शुरुआत की थी।
चालीसा दल क्या करता था, इसने चालीसा दल मतलब कि इसके दरबार में 40 तुर्क सरदार रहते थे। तुर्क सरदार, उसी को चालीसा दल बोला जाता था। इनको सलाहकार के रूप में रखा गया था, सलाह लेने के लिए। राजा को किसी भी बात में सलाह लेना है तो वो इसी 40 तुर्क सरदारों से ही लेता था। 8वां, इल्तुतमिश बहुत ही प्रतापी शासक था। इसकी पुत्री का नाम था, इसकी इच्छा थी, इसके पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन, और पुत्री का नाम था रजिया। इसके पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन और पुत्री का नाम था रजिया। जो इसका पुत्र था रुकनुद्दीन, यह महाबकलोल था, इसलिए यह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री ही शासिका बने, क्योंकि रजिया रुकनुद्दीन से महायोग्य थी और रुकनुद्दीन एक बकलोल शासक था। ठीक, इसीलिए तो यह कभी भी रुकनुद्दीन को शासक नहीं बनाना चाहता था ताकि मेरी सल्तनत खत्म न हो जाए। इसलिए तो अगली शासक बनी इसके बाद शासक। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे वो किसी महिला को शासिका नहीं बनाना चाहते थे, वो महिला को शासिका बनाने के खिलाफ थे। इसीलिए इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बन गया इसका पुत्र। कब इसकी मृत्यु हुई? 1236 तक इसने शासन किया था, तो 1236 में ही शासक बना था रुकनुद्दीन। ठीक, रुकनुद्दीन बना था। लेकिन रुकनुद्दीन एक योग्य शासक नहीं था, इसलिए रजिया को अपनी सल्तनत का ध्यान रखने के लिए इल्तुतमिश की बनाई गई एक योजना याद आई। उसने बताया था कि अगर मेरी सल्तनत में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो अब बृहस्पतिवार के मतलब गुरुवार के दिन लाल जोड़ा पहनकर पब्लिक के बीच में आकर न्याय मांग सकती है और उसको पूरी जनता मिलकर न्याय दिलाएगी। रजिया ने ऐसा ही किया, उसने लाल जोड़ा पहनकर पब्लिक में आ गई और सबसे दरख्वास्त दुआ करने लगी, तो सारी जनता ने मिलकर रजिया को शासिका बनाया। और सबको पता ही होगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और शासिका बनते ही इसके नाम के आगे क्या लग गया? सुल्तान लग गया। इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। कब से? रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था इसने, और यह भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के समय रजिया सुल्तान को 40 तुर्क सरदार पसंद नहीं करते थे। यह मलिक याकूत से प्रेम करती थी। इसके शासनकाल में एक इसका इक्तेदार था, ठीक, मलिक याकूत से प्रेम करती थी। और इसी के शासनकाल में पंजाब का उस समय नाम था तबर हिंद में विद्रोह शुरू हो गया। वहां का सेनापति था इसका पंजाब तबर हिंद अल्तुनिया वहां का सेनापति था। और रजिया सुल्तान के खिलाफ इसने विद्रोह शुरू कर दिया और 40 तुर्क सरदारों के सलाह पर रजिया सुल्तान ने 40 तुर्क सरदारों के कहने पर तबर हिंद में जाकर अल्तुनिया पर हमला बोल दिया। और विद्रोह के समय जब ये अल्तुनिया से युद्ध कर रही थी तो बीच में यह युद्ध लगी हारने, और हारने के बाद इसने अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। और अल्तुनिया मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत की अगर शासिका किसी को विवाह का प्रस्ताव देगी तो कोई भी मना नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह मना नहीं कर पाया। और दोनों ने वहीं पे पंजाब तबर हिंद, पंजाब का ही नाम तबर हिंद था, पंजाब में दोनों ने शादी कर लिया और शादी करके निकाह कर लिया। और निकाह करके जब यह कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में कैथल एक जगह है, कैथल एक जगह। कैथल वाले रास्ते से जब ये लौट रहे थे तो 40 तुर्क सरदारों ने यह खबर फैला दी कि कैथल वाले रास्ते से अत्यधिक खजाना और सोना जाने वाला है। और डाकुओं ने कैथल वाले रास्ते पर हमला बोल के रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मार दिया। और वहीं पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो गई। और दोनों की हत्या के बाद यहाँ बचा मलिक याकूत। जो मलिक याकूत रजिया सुल्तान से प्रेम करता था, 40 तुर्क सरदारों ने मलिक याकूत को भी मार दिया। तो मलिक याकूत को भी मारने के बाद अब गुलाम वंश में कोई शासक नहीं बचा। इसलिए गुलाम वंश का शासक बनाने के लिए 40 तुर्क सरदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार एक शासक चुना। उसका नाम था बहराम शाह एक बकलोल शासक था। वह उतना योग्य शासक नहीं था, उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह गुलाम वंश को संभाल सके, वह दिल्ली पर शासन कर सके। बहराम शाह ने ज्यादा लंबा शासन नहीं किया। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। उसने 1240 से 1242 तक शासन किया। कब से कब तक? उसने 1240 से 1242 तक शासन किया, ठीक। उसका नाम था बहराम शाह लिख देते हैं इधर, बहराम शाह, ठीक। बहराम शाह ने 1242 तक शासन किया, लेकिन यह इतना योग्य शासक नहीं था। इसीलिए 2 साल के बाद 40 तुर्क सरदारों को यह खबर लग गई थी कि इसके बस का नहीं है कि यह दिल्ली सल्तनत को चला सके। इसलिए 1242 के आते ही इन्होंने इसको हटा दिया और 1242 से 1246 तक आ गया
1242 से 1246 तक आ गया अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक। 1242 से 1246 अलाउद्दीन मसूद शाह, और यह भी बकलोल निकला। इसके पास भी क्षमता नहीं थी कि यह दिल्ली सल्तनत को संभाल सके, इसीलिए इसको भी मात्र 4 सालों के अंदर ही हटा दिया गया। इसने भी कोई वैसा काम नहीं किया जिसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद 1246 के बाद इसका अगला शासक आया गुलाम वंश का। इसने 1246 हो गया है, 1246 से इसने 1266 तक शासन किया। कब तक? 1266 तक। इसका नाम था नसीरुद्दीन शाह। यह योग्य शासक था। नसीरुद्दीन शाह एक योग्य शासक था, लेकिन यह मितव्ययी था। मितव्ययी का अर्थ होता है जो बहुत ही कम खर्चा करता हो। यह बहुत ही कम खर्चा करता था। यह अपना गुजारा टोपी बीन कर चलाता था, मतलब यह राजा होने के बाद भी टोपी बीनता था, प्रजा में टोपी बीनकर टोपी बेचता था। यह क्या? मितव्ययी। यह अपना खर्चा टोपी बीनकर चलाता था। यह राजा होने के बाद अपनी प्रजा में टोपी बीनकर बेचता था। इसने 1266 तक शासन किया था, और यह एक योग्य शासक था और प्रजा प्रेमी था। प्रजा प्रेमी। इसने कभी भी प्रजा पर कोई भी कर नहीं लगाया। इसने सभी करों को एक छोटे से समय के लिए, मात्र 20 साल के लिए इसने सभी करों को समाप्त करके रखा। हमेशा यह चाहता था कि प्रजा को कभी कष्ट न हो। यह इतना योग्य शासक था। लेकिन 1266 में जो चालीसा दल था, चालीसा दल इस पर भारी पड़ने लगा। चालीसा दल, उसमें 40 तुर्क सरदार थे। 40 तुर्क सरदारों में एक तुर्क सरदार एकदम वृद्ध हो चुका था, इसलिए उस वृद्ध तुर्क सरदार को निकालकर इसने अपना एक गुलाम डाल दिया, अपना एक गुलाम को शामिल किया। उसका नाम था बलबन। बलबन ईरान का शिया था। शिया मतलब जो मुस्लिम होते हैं उसमें कई जाति होती है, शिया, सुन्नी, ऐसे, ठीक। तो सुन्नी जो होते हैं, सुन्नी लोग केवल मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं, और शिया लोग जो होते हैं मोहम्मद पैगंबर और उनके दोनों नाती दोनों को मानते हैं, ठीक। ऐसे शिया और सुन्नी। तो शिया लोग, ये बलबन शिया था। कहाँ से आया था? ईरान से आया था। लेकिन उस समय भारत में सबसे ज्यादा सुन्नी लोगों की ही जनसंख्या थी, सबसे ज्यादा सुन्नी लोग थे, ठीक। बलबन चालीसा दल पे भारी पड़ने लगा, इसलिए इसने इसको उलुग खान की उपाधि दे दी। उलुग खान, बलबन को उलुग खान किसने दी उपाधि? नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी, ठीक। अब इसके बाद जो अगला शासक आया बलबन, 1266 से इसने 1287 तक किसने शासन किया? बलबन ने। अब देख रहे हैं कि बलबन भी एक गुलाम था। अब यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इस वंश को गुलाम वंश कहा क्यों गया, क्योंकि इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह भी योग्य शासक था, दूसरा इल्तुतमिश यह भी योग्य शासक था, और बलबन भी योग्य शासक था। और तीनों के तीनों योग्य शासक थे, लेकिन तीनों के तीनों गुलाम थे, किसी न किसी राजा के गुलाम थे तीनों, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया, ठीक। बलबन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा गया। बलबन को नसीरुद्दीन शाह ने उलुग खान की उपाधि दी थी, और ये प्रतापी शासक होने के साथ साथ इसने अपने शासनकाल में शरिया का कानून ला दिया, राजस्व सिद्धांत। राजस्व सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो भी राजा कहेगा वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। इसने राजस्व सिद्धांत की शुरुआत कर दी। राजस्व सिद्धांत, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। मतलब कि अगर कोई भी राजा की बात नहीं मानता है, राजा के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसको तुरंत ही मृत्यु दंड दे दिया जाए। इसने लौह रक्त नीति अपनाई थी, लौह रक्त नीति, ठीक। ये मात्र शिया था जिसने गुलाम वंश पर शासन किया, बाकी सभी लोग सुन्नी थे। बलबन एकमात्र शिया था जिसने गुलाम वंश का शासक बना था। बलबन एकमात्र शिया था और बाकी लोग सुन्नी थे, ठीक। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब कि प्रतिनिधि का अर्थ है कि यह बलबन बोलता था कि मेरे पास ईश्वर का संदेश है जो मैं प्रजा में बांटता फिरता हूँ। इसने अपने आप को पैगंबर का दर्जा दिया था, इसीलिए ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। इसने दो प्रमुख इमारतों की शुरुआत की थी, मेहराब और गुंबद। गुंबद की शुरुआत इल्तुतमिश नहीं कर दी थी, लेकिन उस समय ज्यादा अच्छी वैरायटी के गुंबद नहीं बनाए जा सके, इसलिए इसने शुद्ध क्वालिटी का, पहली बार शुद्ध पद्धति का गुंबद किसने बनाकर तैयार किया था? बलबन ने पहली बार शुद्ध पद्धति का गुंबद बनाकर तैयार किया था, ठीक। बलबन प्रतापी होने के साथ साथ एक क्रूर शासक भी था। एक क्रूर शासक था बलबन। ये कहाँ से आया था? ईरान से। इसलिए ईरान में उस समय शिया लोग नौरोज का त्योहार मनाते थे। नौरोज, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्र होता है, वैसे वो लोग भी नौरोज मनाते हैं, और वहाँ पे लोगों का सजदा किया जाता है। सजदा का अर्थ होता है कि जो
जो हमारा इस्लाम धर्म होता है उसमें कहा जाता है कि आप केवल अल्लाह के अलावा किसी के आगे भी नहीं झुक सकते, किसी बड़े छोटे अपने भाई बहन माता पिता किसी के आगे नहीं झुक सकते, केवल आप अल्लाह के आगे ही झुक सकते हैं। इसीलिए इसने सजदा करना शुरू कर दिया। सजदा का अर्थ होता है किसी को झुककर प्रणाम करना, जैसे कि अरे हमारे सनातन धर्म में होता है किसी को झुककर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। ऐसे ही बर्बन ने सजदा करवाना शुरू कर दिया राजा का। इसने राजस्व सजदा शुरू किया, मतलब राजा को हमेशा जो भी आएगा झुककर प्रणाम करेगा। इसने पैबोस शुरू किया। पैबोस यह केवल हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है। पैबोस मतलब किसी के पैर छूकर प्रणाम करना, पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना। लेकिन बर्बन ने भी पैबोस पद्धति शुरू की थी। पूछा जाता है कि किसने पैबोस पद्धति मतलब पैर छूने की पद्धति किसने शुरुआत की थी? बर्बन ने। ठीक, पैबोस। इसके बाद कब तक ये रहा था? 1266 से 1287 तक, 1287। अब 1287 के बीच 1288 तक एक शासक आया इसमें, उसका नाम था कैकुबार। एकदम अयोग्य शासक था। इसके बारे में हमको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसने कुछ भी वैसा कार्य ही नहीं किया जिसके बारे में हमको पढ़ना पड़े। उसके बाद 1288 के बाद 1290 तक इसमें अगला शासक आया क्यूमर्स एक बकलोल शासक था। क्या था ये? बकलोल शासक था। इसने अपना सेनापति बनाया जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे छोटा वंश था। इसने मात्र 1290 से लेकर कहाँ तक हमारा हो गया? 1290 से 1320 तक, मात्र 30 वर्षों तक इसने शासन किया था। और इसमें भी इसका एक शासक आ गया अलाउद्दीन खिलजी, उसने ही 20 साल तक शासन कर लिया। तो बाकी जो 2 शासक थे इसमें मात्र 3 शासक हुए। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। अब यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, चलिए देखते हैं। इसी पे हमारी मूवी आई थी पद्मावत, जो है ना पद्मावत मूवी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की बनी थी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक चला था यह? 1290 से लेकर 1320 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वह तेलंगाना मतलब समझिए कि पूरा दक्षिण जो था, दक्षिणी उस समय छोटे छोटे राजा थे, तो दक्षिण भारत को जीतना चाहते थे। इसलिए इन्होंने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी जो थी, दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजे, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी थी और वह गया दक्षिण भारत जीत कर आया और वहां से अत्यधिक खजाना लूटा था उसने, लेकिन उस खजाने का हिसाब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं दिया। इसलिए जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से उस खजाने का हिसाब पूछने गए तो उन्होंने उनसे गले मिलने के दौरान उनको चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। इनका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा। इन्होंने 1290 से लेकर मात्र 1296 तक शासन किया, मात्र 6 सालों तक इसने शासन किया था। इसके बाद शासक बना इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। इसने इसकी पुत्री से भी शादी कर लिया था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री से भी शादी कर लिया था और उसका दामाद भी बन गया और इसके पास खजाना भी हो गया था। इसने इसमें सबसे लंबा शासन किया था, 1296 से 1316 तक शासन किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यही इस वंश का और पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतापी शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। इसने अपने आप को सिकंदर सानी, मतलब यह पूरा विश्व जीतना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर का दर्जा ग्रहण करने के लिए इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा। क्या कहा इसने? सिकंदर ए सानी। इसका अर्थ होता है सिकंदर जैसा, मतलब सिकंदर जैसा प्रतापी। सिकंदर को एक समय में विश्व विजेता कहा गया था क्योंकि उसने पूरे विश्व में जाने गए 7 देशों को, उस समय विश्व में पूरे 7 देश थे, 7 देशों को उसने जीत लिया था, इसलिए उसको सिकंदर को विश्व विजेता कहा गया। इसने भी अपने आप को सिकंदर सानी कहा, मतलब सिकंदर के जैसा। इसने नया धर्म बनाने की कोशिश की थी। नया धर्म मतलब यह नया धर्म बनाना चाहता था, यह नया धर्म बनाने में असमर्थ रहा, इसलिए इसने अपने आप को धार्मिक मान्यताओं से अलग कर लिया। मतलब कहा इसने कि जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जितने भी नियम कानून रूल हैं, वो सारी प्रजा पर लगेंगे, लेकिन मुझ पर कोई भी कानून, मुझ पर कोई भी नियम लागू नहीं होगा। इसने अपने आप को सभी धार्मिक मान्यताओं से अलग कर लिया। धार्मिक मान्यता। ठीक, चौथा देखते हैं। यह पूरा विश्व जीतना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी
विश्व जीतना चाहता था। पांचवा, इसने 4 घोषणाएं करवाई अपनी प्रजा में शांति कायम करने के लिए। इसने 4 घोषणाएं करवाई। इसकी पहली घोषणा थी कि जितनी भी जमीन गुलाम वंश में चल रही थी, गुलाम वंश में इक्ता व्यवस्था चल रही थी, तो इक्ता व्यवस्था के तहत जितनी भी जमीन सामंतों को मतलब इक्तेदारों को दी गई है, वो सारी की सारी जमीनों को राजस्व जमीन में तब्दील कर दिया जाए। मतलब कि वो सारी जमीन राजा के नाम कर दिया जाए। और इसी के समय एक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य थे, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया था और कहा था उन्होंने, महाराज आप मुझ पर जब आक्रमण करेंगे तो मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मैं किसी भी दरवाजे से निकल कर बाहर चला जाऊंगा, और ये जमीन मैंने प्रजा के हित के लिए रखी हुई है, मैं किसी को दे नहीं सकता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव नहीं बनाया। ठीक, इसने दूसरा घोषणा, इसने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की। गुप्तचर व्यवस्था मतलब कि अपने क्षेत्र में करप्शन मतलब क्राइम को रोकने के लिए इसने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की कि जितने भी गुप्तचर रहेंगे देखकर बताएंगे कहाँ पे कौन सा घोटाला हो रहा है। ठीक, गुप्तचर। तीसरा, इसने छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। त्योहारों पर रोक लगा दी क्योंकि अरे उन्हीं छोटे मोटे त्योहारों से बहुत धन हानि होती थी प्रजा को, इसलिए इसने छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। चौथी घोषणा इसने करवाई थी, इसने मद्यपान पर रोक लगा दी। मद्यपान मतलब समझ रहे हैं? दारू शराब बीड़ी सिगरेट इन सब पर, और ये भी मद्यपान नहीं करता था। इसने मद्यपान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। इसने 4 प्रमुख घोषणाएं करवाई थी। सभी जमीनों को राजस्व जमीन करिए, गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दी, मद्यपान पर रोक लगा दी। इसने एक और घोषणा करवाई थी, लेकिन इसको इसमें नहीं काम किया जाएगा। इसने बड़े लोगों को मिलने जुलने पर, मतलब जितने बड़े व्यापारी थे उन बड़े व्यापारियों के मिलने पर भी रोक लगाई थी, ताकि वह मिलकर कोई योजना न बना पाए कि कहाँ पे कौन सा घोटाला करना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बचपन का नाम था अली गुरस्सब। क्या नाम था इसके बचपन का? अली गुरस्सब। इसके बचपन का नाम था अली गुरस्सब। ठीक, चलिए। इसने सेना के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। मतलब कि जैसे पहले हम जमीन दिया करते थे, तो सेना अगर आपके लिए कार्य करेगी तो अगर आपने सेना से जमीन ले ली है तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसने सेना के लिए वार्षिक वेतन की शुरुआत की थी। वार्षिक वेतन मतलब ये सालाना वेतन देता था, 1 साल में 1 बार वेतन देता था। इसने सेना के लिए वार्षिक वेतन की शुरुआत की थी। ठीक, इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था शुरू की। घोड़ा दागने की, कौन सा दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है उसको कोई चोरी न कर सके। ठीक, घोड़ा दागने की व्यवस्था की। आठवां, इसने सेना के लिए वेशभूषा की शुरुआत की। वेशभूषा मतलब समझ रहे हैं कि सेना के लिए ड्रेस की शुरुआत की थी इसने। पहली बार सेना के लिए इसने ड्रेस की शुरुआत की थी कि सेना को कौन सा ड्रेस देना चाहिए और कौन सा ड्रेस सेना को पहनाना चाहिए। ठीक, इसके समय 7 प्रकार के, 6 मान लीजिए इसके समय 6 प्रकार के टैक्स लगते थे। ठीक, 6 प्रकार के टैक्स लगते थे। पहला टैक्स था जजिया। जजिया कहा जाता है कि इसकी इजाज़त इस्लाम ही देता है। इस्लाम मतलब कि मुस्लिम धर्म भी इसकी इजाज़त देता है। यह गैर मुसलमानों पर लगता था। मुसलमानों मतलब मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों पर जजिया कर लगता था। भारत में जजिया कर की शुरुआत पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में की थी, जो पहली बार आक्रमण करने आया था। उसने पंजाब वाले क्षेत्र में की थी, मतलब कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इसलिए उसको ज़्यादा भारत में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहली बार जजिया कर की शुरुआत की थी। ठीक, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था। दूसरा था जकात। जकात केवल मुसलमानों पर लगता था। जकात एक प्रकार का टैक्स होता है। जकात के बारे में कुरान में भी लिखा गया है कि आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा, मतलब कि अपनी कमाई का 1/10वां हिस्सा गरीबों में दान कर देना चाहिए। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। किसने लिखा था? मोहम्मद पैगंबर ने कुरान में लिखा है जकात के बारे में। इसकी इजाज़त इस्लाम भी देता है कि मुसलमानों को अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा गरीबों में दान कर देना चाहिए। इसी को जकात कहा गया था। ठीक, जकात। तीसरा था खुम्स। खुम्स भी मुसलमानों की जमीनों पर लगता था। ये मुसलमानों की जमीनों पर लगता था कि जिस भी मुसलमान के पास कितनी भी जमीन है उस पर टैक्स देना पड़ेगा उसको, उसकी फसल पर, मतलब कैसी फसल हो रही है, उसकी अच्छी फसल है तो टैक्स भी अच्छा देगा और फसल खराब है तो टैक्स कम देगा। ठीक, चौथा खराज। खराज
ये सेना पर लगता था। सेना कैसे लगेगा, जैसे सेना हमारी है तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र से कोई भी धन लूट कर पाट कर कुछ भी चोरी कर ला रहे हैं तो उसमें सुल्तान का भी हक होगा, राजा का भी हक होगा। यह सैनिकों पर लगता था, सैनिकों पर। पांचवा कहता था चरी। चरी जानवरों पर लगता था, जानवरों मतलब किसके पास कितने प्रकार के कितने जानवर हैं, कौन सी गाय कितनी दूध दे रही है, उस पर वैसा टैक्स, मतलब कि जितना ज़्यादा आपको फायदा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। धरी, उसके बाद था धरी। धरी भवनों पर लगता था, कौन कितनी जमीन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, किसका घर बड़ा है, किसका घर छोटा है, किसके पास घर ही नहीं है, किसके पास घर नहीं रहेगा और धरी कहाँ से लेगा जब उसके पास भवन है ही नहीं, ठीक। तो ये भवनों पर लगता था, ठीक। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। पहला था नुसरत खान, दूसरा था जाफर खान, तीसरा था उलुग खान, चौथा था मलिक काफूर। जाफर खान, ठीक। ये जो हमारा था इसके ऊपर लगातार मंगोलों का आक्रमण होता रहता था, इसीलिए मंगोलों का आक्रमण रोकने के दौरान जो इसका सेनापति था जाफर खान की मृत्यु हो गई थी मंगोलों का आक्रमण रोकने के दौरान, और जाफर खान की मृत्यु के साथ ही मंगोलों का आक्रमण भी समाप्त हो गया, ठीक। और इसने पूरा भारतवर्ष जीतने के लिए इसने दो अभियान की रचना की, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक। पहला जो हमारा था उत्तर भारत अभियान, उसमें इसने नुसरत खान और उलुग खान दोनों को उसकी अनुमति प्रदान की कि तुम जाकर उत्तर भारत को जीत लो। और मलिक काफूर एक हिजड़ा था, मलिक काफूर एक हिजड़ा था, इसको इसने 1000 रुपया देकर गुजरात से खरीदा था मलिक काफूर। और इन चारों में सबसे प्रतापी निकला मलिक काफूर को पूरे दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा दक्षिण भारत मलिक काफूर को जीत कर लेकर आना है, और नुसरत खान उलुग खान को मिलकर केवल उत्तर भारत जीतना है, ठीक। बाकी उत्तर भारत में तो बहुत सारे क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी का ही कब्जा था, केवल उसको गुजरात जीतना था और उधर बिहार बंगाल जीतना था। लेकिन मलिक काफूर को दक्षिण का पूरा क्षेत्र जीतना था, नीचे का जो था हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब, और टोटल महाराष्ट्र को लेकर मध्य प्रदेश, ये सब जीतना था इसको मलिक काफूर को, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे इसके सैन्य अभियान देखते हैं इसके। नुसरत खान और उलुग खान जी, चलिए ठीक। नुसरत खान और उलुग खान, इसने नुसरत खान और उलुग खान को लेकर, दोनों अपने सेनापति को लेकर इसने राजस्थान पर हमला कर दिया। उस समय राजस्थान के राजा थे चित्तौड़गढ़, मतलब उसका क्षेत्र था, केंद्र बिंदु था चित्तौड़गढ़ से वो शासन करते थे राजा रतन सिंह। कौन थे? राजा रतन सिंह। जैसा कि पद्मावत मूवी में देखा होगा कि उसका रोल किसने किया है? शाहिद कपूर ने, ठीक। राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती उनकी पत्नी थी, और राजा रतन सिंह पर इसने जाकर पद्मावती के लिए हमला कर दिया, ठीक, रानी पद्मावती के लिए। और वहां पर इसने राजा रतन सिंह को हरा कर पराजित कर दिया और उनको मार दिया, उनका सर कलम कर दिया था, ठीक। और सर कलम करने के बाद इसने पद्मावती को पाने के लिए जब इसके महल की तरफ बढ़ा तो वहाँ की सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर क्या होता है? जौहर मतलब पहले की राजपूत महिलाएं जब उनके क्षेत्र पर कब्जा किसी दूसरे शासक का हो जाता था तो वो अगर एक बड़ा सा गड्ढा, पहले से एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर रखती थी और उसी में आग जलाकर सारी की सारी महिलाएं उसी आग में कूद जाती थी, और आग में कूदने वजह से सारी महिलाएं जलकर राख हो जाती थी और किसी दूसरे मर्द को अपने शरीर को छूने नहीं देती थी, ठीक। इसी को जौहर कहा जाता था। पहले की राजपूत महिलाएं ऐसा करती थी। तो पद्मावती ने वहाँ पर जौहर कर लिया था। उसने राजस्थान पर कब्जा कर लिया, गुजरात पर कब्जा कर लिया, मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया, उधर उत्तर वाले क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, बिहार बंगाल पर कब्जा कर लिया, मतलब इसका मैक्सिमम क्षेत्रों पर कब्जा हो गया था। नीचे दक्षिण भारत जीतने के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर एक क्या था? हिजड़ा था। इससे पहले गया जो हमारा महाराष्ट्र के कॉर्नर वाला क्षेत्र है, कॉर्नर, ये जो हमारा भारत है, ये महाराष्ट्र हमारा इधर है, ठीक। ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक इधर है, ये थोड़ा सा केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये बीच में तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश ही है, ठीक। ये आंध्र प्रदेश है, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक। तो मलिक काफूर को ये सब क्षेत्र जीतना था अकेले, और इस क्षेत्र का मात्र एक ही शासक था यहाँ पे और एक शासक यहाँ पे था, ठीक। एक शासक पहले था यादव वंश। क्या था यहाँ पे? यादव वंश था, ठीक। यादव वंश का शासक थे उस समय प्रताप चंद्रदेव पर इसने हमला कर दिया और उनकी राजधानी क्या थी? ठीक, चलिए प्रताप चंद्रदेव को इसने जीत लिया पूरी तरह, और इनको जीतकर इन पर कब्जा कर लिया, इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन प्रताप चंद्रदेव एक वीर थे और उनकी वीरता देखकर इसने गुजरात में एक क्षेत्र था, गुजरात में नीचे तरफ जूनागढ़ का क्षेत्र प्रताप चंद्रदेव को
प्रताप चंद्र देव को प्रदान कर दिया और कहिए जाकर वहाँ पे आप शासन कीजिए। ठीक, उसके बाद प्रताप चंद्र देव यादव वंश के सामंत थे। होयसल वंश के संस्थापक होयसल वंश नीचे की तरफ थे और इसको भी जीत लिया था इसने, होयसल वंश को भी जीत लिया, लेकिन इसकी राजधानी द्वार समुद्र जो कि बहुत ही निचले तटवर्ती निचले क्षेत्र में थी, इसलिए मलिक काफूर कभी भी द्वार समुद्र जो कि होयसल वंश की राजधानी थी, केवल इतना ही क्षेत्र बचा था भारतवर्ष में, इसको नहीं जीत पाया था, बाकी इसने सारा क्षेत्र जीत लिया था। ठीक, और इधर थे हमारे ये नीचे गोलकुंडा था, तेलंगाना था। इधर तेलंगाना में 3 क्षेत्र आते हैं, सिकंदरा, गोलकुंडा और एक हैदराबाद बाद में पढ़ेंगे इसकी स्थापना किसने की, निजामुल मुल्क ने की है। ठीक, देखते हैं तेलंगाना में था गोलकुंडा के ऊपर वारंगल था। वारंगल के राजा थे हमारे प्रताप रुद्रदेव ने खुद ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पे अगर मलिक काफूर अगर आक्रमण करेगा तो बहुत सारी प्रजा का विनाश कर देगा और बहुत सारी प्रजा को मारकर सारा तो छीन ही लेगा, लेकिन प्रजा का विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश कर दी कोहिनूर हीरे के साथ, और उसको पता चल गया कि पूरा दक्षिण भारत उसके क्षेत्र में आ गया। ठीक, और यहीं पे इसी के पास था कोहिनूर हीरा, तो यह पहली बार किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। वारंगल के राजा के बाद यह पहली बार किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक, इसने अपने सैनिकों और अपनी प्रजा के उद्धार के लिए बहुत सारे क्षेत्र बनाए हुए थे। ठीक, चलिए देखते हैं पहले। अच्छा, इसको ही मिटा देते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत अभियान में इसने दक्षिण को जीत लिया और उत्तर को भी पूरा इसने जीत लिया। इसने रानी पद्मावती के लिए राजा रतन सिंह को मार दिया। इसने दीवाने आरिज की शुरुआत की थी। दीवाने आरिज क्या था इसका, दीवाने आरिज इसका रक्षा मंत्रालय, जैसे आज हमारा होता है ना रक्षा मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय की भांति था दीवाने आरिज। उसके बाद था दीवाने ईसा, ये डाक विभाग था। डाक विभाग मतलब किसी के पत्र को एक जगह से दूसरे जगह, और या तो किसी के पत्र को किसी एक राजा से दूसरे क्षेत्र के राजा तक पहुंचाना है, तो इसका काम यह था। ठीक, उसके बाद था दीवाने वाजारत। दीवाने वाजारत वजीरों के विकास के लिए बनाया गया था। वजीर मतलब जिसके सेनापति उनको वजीर कहा जाता था, वजीरों के विकास के लिए इसने दीवाने वाजारत की शुरुआत की थी। अगला था दीवाने रियासत। यह किसी भी मतलब कि क्षेत्र में महंगाई को कम करने के लिए मूल्य रोक बाजार बनाया गया था। क्या था, मूल्य रोक बाजार। ठीक, इसने दीवाने रियासत की शुरुआत की थी, जो कि महंगाई को कम करने के लिए मूल्य रोक बाजार बनाया गया था। और यहीं भी इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। 1316 तक इसने शासन किया था। सबसे प्रतापी दिल्ली शासन का शासक यही हुआ था। ठीक, उसके बाद 1316 के बाद हमारा शासक आया 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इस वंश का सबसे बकलोल शासक हुआ। यह कभी कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर भी आ जाता था, महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था। उसके बाद यह कभी कभी दरबार में नंगा भी आ जाता था, केवल चड्ढी पर नंगा आ जाता था। इसने हर जगह टैक्स को बढ़ा दिया और अय्याश था। इसको प्रजा का जरा भी ध्यान नहीं था। ठीक, इसको प्रजा का जरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए इसकी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बकचोदी को देखकर इसको मार दिया। इसका ही सेनापति था खुसरो खान। इसको मार दिया खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार दिया। और खुसरो खान जब तक अपने वंश की स्थापना करता तब तक खुसरो खान को मार दिया गाजी मलिक। खुसरो खान को भी मार दिया गाजी मलिक। पहले के राजा महाराजा में मार काट ही होती थी, कोई मारकर किसी को अपनी सल्तनत का स्थापना कर रहा है, कोई किसी को मारकर सल्तनत का स्थापना कर रहा है, ऐसे। तो खुसरो खान को मार दिया गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और अपना नाम गाजी मलिक से गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। क्या रख लिया? अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया उसने नाम गाजी मलिक से। ठीक, यह वंश 1320 से 1414 तक चला था, 1414 तक। ठीक, तो उसने तुगलक वंश की स्थापना की और अपना नाम रख लिया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक अपने क्षेत्र में सिंचाई के लिए और कृषि पर ज्यादा ध्यान देने के लिए, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए यह नहरों का जाल बिछाना चाहता था, बहुत सारी नहरें बनाना चाहता था। इसलिए इसने नहरों का कार्य प्रारंभ ही करवाया था।
कि इसने तेलंगाना जो कि भारतवर्ष का क्षेत्र था, तो नया जब क्षेत्र बनता था तो तेलंगाना पे किसी दूसरे राजा का कब्जा होता था, तो दूसरे राजा का कब्जा होने से इसने फिर से तेलंगाना को जीतने के लिए एक शासक को भेजा, उसका नाम था जौना खान। जौना खान के नाम पर ही जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। जौनपुर शहर की स्थापना इसी के नाम पर की गई थी, जौना खान के। ठीक, जौना खान को भेजा। जौना खान ने जाकर वहां पे तेलंगाना को पूरी तरह जीत लिया और अत्यधिक खजाना लूट कर लेकर आया। जौना खान जब खजाना लूट कर आया तो इसी को उपाधि दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक, ये क्या किया था इसने? इसी को गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना जीतने को भेजा था, या तेलंगाना जीत कर आया, और इसी को दी गई नाम पर इसी का मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के जौना, बचपन का नाम जौना था, इसलिए इसी के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की गई। ठीक, यह 26 भाषाओं का ज्ञान था, अत्यधिक ज्ञानी था। 26 भाषाओं का ज्ञानी, अत्यधिक। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक, ये 26 भाषाओं का ज्ञान था। इसके बाद इसने तेलंगाना को जीत लिया और खजाना भी लूट लिया। अब दोनों को, मतलब गयासुद्दीन तुगलक को फिर से खबर मिली कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है हमारे देश में, भारतवर्ष में बंगाल वाला क्षेत्र, वहाँ पे उस समय बताया गया था कि बहुत सारा खजाना रखा हुआ है और वहाँ के राजा के पास अत्यधिक अपार धन है। ठीक, इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल की तरफ कूच कर दिया, और बंगाल की तरफ कूच करने के दौरान जब वो बंगाल पहुंचा तो वहाँ के शासक को परास्त करके जब वहाँ खोजा छाना पता करा तो वहाँ पे इसको जरा भी खजाना, कुछ भी धन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसको पता चला कि जब मेरा गुलाम जौना खान जब इतना खजाना ला सकता है तो मैं खाली हाथ लौटूंगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इसलिए इसने वहीं से बंगाल से ही निजामुद्दीन औलिया, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, उनको संदेशा भिजवाया। निजामुद्दीन औलिया को इसने संदेशा भिजवाया कि आपके पास जितनी जमीन है, निजामुद्दीन औलिया को इसने संदेशा भिजवाया कि आपके पास जितनी जमीन है आप वह हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम आपको बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था महाराज मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। फिर से वही जवाब दिया इन्होंने। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि आपके पास 10 दरवाजे हैं तो मेरे पास भी 10 लाख की सेना है, मैं हर दरवाजे पे 1 लाख सैनिक लगा दूंगा, आप कहीं निकल जा नहीं पाएंगे। इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि महाराज अभी भी दिल्ली दूर है, बंगाल से दिल्ली अभी भी दूर है, आप पहले दिल्ली पहुँच कर तो दिखाइए। रास्ते में ही जब वो गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तो एक लकड़ी के महल में, उत्तर प्रदेश में लकड़ी के महल में विश्राम करने के दौरान लकड़ी का महल टूट कर गिर गया। लकड़ी का घर था छोटा सा, लकड़ी का घर टूट कर गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिरने की वजह से उसकी वहीं भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दे दिया था कि आप कभी भी बंगाल से दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, उसने नहरों का जाल भी नहीं बिछा पाया और कोई भी ऐसा काम नहीं करा पाया जिसके बाद हमको पढ़ना है। इसके बाद अगला शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको 26 भाषाओं का ज्ञान था, अत्यधिक ज्ञानी था यह, अत्यधिक ज्ञानी था। लेकिन ज्ञानी होने की वजह से यह घमंडी हो चुका था। घमंडी का अर्थ है किसी दूसरे की बात सुनता ही नहीं था, मतलब जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, जो भी निर्णय लेना है किसी की सलाह नहीं लेनी है, सारा निर्णय राजा ही लेगा। इसीलिए यह बाद में चलकर बकलोल शासक कहा जाने लगा, क्योंकि इसने इतने गलत निर्णय लिए थे इसने, इसलिए इसको बकलोल शासक कहा जाने लगा। इसने सबसे खराब निर्णय पहला ही लिया। जब यह शासक बना था तो इसने जितने भी सोने के सिक्के चल रहे थे, उस समय सोने के सिक्के प्रचलित थे, सारे सोने और चांदी के सिक्के बंद करवा के तांबे का सिक्का प्रारंभ कर दिया, और वो भी ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा वैल्यू, मतलब जैसे कि रुपया होता है, जैसे कि अरे हम मानते हैं एक छोटा सा मेटल है तो उसको मानते हैं 1 रुपया है, लेकिन उसी को इसने करवा दिया था 50 रुपया है, 50 रुपये। अब तांबे का सिक्का है उसको 50 रुपये की मान्यता दे दी इसने। इसीलिए वहाँ के जो लोहार थे, लोहार भी तांबे के सिक्के को कॉपी करने लगे और कॉपी करके बहुत सारे सिक्कों का प्रचलन कर दिया। इससे जो राजा था, राजा को घाटा होने लगा, क्योंकि पता चला उसको कि तांबे के सिक्के चलाने से उसके राजकोष में धन की कमी होने लगी, और जब लास्ट में धन खत्म होने लगा तो उसको पता चला कि तांबे के सिक्के चलाने से ये सब हो रहा है, तो उसने फटाफट तांबे के सिक्के को बंद करवा दिया, तांबे के सिक्के को, और फिर से उसने सोने चांदी के सिक्के प्रारंभ कर दिए। ठीक, और इससे उसको अत्यधिक घाटा हुआ। यह ईरान का खुरासान जीतना चाहता था। क्या जीतना चाहता था यह? ईरान का खुरासान। ईरान में एक जगह है खुरासान जीतना चाहता था। इसलिए इसने खुरासान को जीतने के लिए अपने 3 लाख सैनिकों को, मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए इसने 3 लाख सैनिकों को निकाला और कहा कि तुमको मैं एडवांस वेतन दे रहा हूँ और तुम लोग बैठकर इंतजार करो, जब मैं कहूँगा तो खुरासान पर आक्रमण बोला जाएगा और उस पर कब्जा किया जाएगा। ठीक, सेना को इंतजार करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद जब वह
1 साल के बाद सेना बगावत करने लगी और कहा कि हम लोग कई सालों से बैठे हुए हैं और कोई भी काम नहीं है और सारा पैसा भी खत्म होने वाला है, तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जाकर ईरान के खुरासान में संधि कर ली। और ये संधि को देखकर सेना और भी आग बबूला हो गई, कही कि जब संधि ही करना था तो हमसे इतना साल इंतजार क्यों करवाया। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुमको कोई दूसरा सैन्य क्षेत्र दूंगा जिस पर तुमको कब्जा करना है। इसलिए इसने 3 लाख सेना को पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में भेज दिया है। कराची, जम्मू कश्मीर से कराची सटा हुआ है, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है और उसी कराची क्षेत्र में ये सारी सेना ठंड से, बीमारी से, भूख से मारी गई। ठीक, ये सारी सेना ठंड से, बीमारी से, भूख से मारी गई उसी कराची क्षेत्र में। इसीलिए इसको बकलोल शासक कहा जाता है। इसने अपने ही सैनिकों की जान ले ली थी। इसके ऊपर लगातार मंगोलों का आक्रमण होता रहता था। फिर से मंगोलों का शुरू हो गया आक्रमण। इसीलिए मंगोलों का आक्रमण शुरू होने का इसने सोचा कि राजधानी दिल्ली से हटाकर महाराष्ट्र में दौलताबाद को बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में एक जगह है दौलताबाद, इसने उसको राजधानी बनानी चाहिए और इसने दौलताबाद को राजधानी बनाने के लिए अपने सारे सैनिकों को लेकर पहले सोचा दौलताबाद पर कब्जा करेंगे, फिर सारी प्रजा को वहाँ भी बुला लेंगे। ठीक, तो दौलताबाद को निकला। ये दौलताबाद को निकलने पर जो दिल्ली था हमारा, दिल्ली के नीचे आता है यूपी के पहले हमको मिलता है विंध्याचल पर्वत। ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत डाका, इसके बीच में एक नदी बहती है नर्मदा नदी। इसको भूकंप नदी बोलते हैं। इसकी नर्मदा का वेग इतना तेज है कि इसमें अगर कुछ भी गिर जाएगा तो जाकर सीधे खंभात की खाड़ी, जो कि गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में गिरेगा सीधे। ठीक, इसका वेग मतलब इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है नर्मदा। अब नर्मदा को भी कैसे भी डाक जाएंगे तो इसके नीचे फिर एक पर्वत मिलेगा, इसको कहते हैं अजंता पर्वत। ये फिर मिल गया हमको अजंता। फिर अगर इसको भी डाक जाएंगे तो फिर हमको फिर नदी मिलेगी, ताप्ती नदी मिलेगी। ठीक, ये हमारी नर्मदा, ये हमारा क्या सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, ये अजंता पर्वत, ताप्ती नदी। ठीक, अब ताप्ती को भी डाकेंगे, इसके बाद मिलेगा हमको, माफ कीजिएगा, ये हमारा सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा पर्वत है, ये अजंता है। ठीक, सतपुड़ा और अजंता। अब इतने सारे पर्वत, इन सारी नदियां डाकने के बाद जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र में दौलताबाद है। ठीक, इतनी 3 पर्वत और 2 नदियां डाकने के बाद जब दौलताबाद पहुंचा तो पीछे देखकर जब मुड़ा, पीछे देखकर जब सैनिकों की गिनती करने लगा तो कहा कि मेरे सारे सैनिक कहाँ गए। तो सारे लोगों ने बताया कि सारे सैनिक तो मारे गए, सब मर गए उसी में। अरे पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, कैसे कैसे आएंगे सब। रास्ते में लड़ते डकराते, भूख प्यास ठंड से सब खत्म हो गए उसी में। कितने लोग पहाड़ों में मर गए, कितने नर्मदा नदी में गिरकर लड़ते फड़ते जाकर खंभात खाड़ी में गिर गए, मर गए सारे। लगभग इसके 75% सैनिक मर गए थे। कितने? इसने अपने 75% सैनिकों को मार दिया था। इतना बकलोल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने यहाँ दिल्ली से राजधानी कहाँ लेकर आई, दौलताबाद। यहाँ दिल्ली से राजधानी इसने दौलताबाद की तरफ लेकर आई। 3 पर्वत और 2 नदियां डाककर रास्ते में इसकी 75% सेना मारी गई। तो कुछ समय बाद जब यहाँ पे जीत गया, युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर फिर से सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से इसने फिर से सोचा कि अब मंगोलों का आक्रमण बंद हो चुका है, अब फिर हम दिल्ली चलेंगे। फिर यहाँ से दौलताबाद से फिर नदियाँ पर्वत डालते जब दिल्ली पहुंचा तो इसकी सारी सेना खत्म। यहाँ पे इसकी लगभग बहुत सारी सेना खत्म हो गई थी। जो सेना इसकी पहले से दिल्ली में ठहरी हुई थी वही सेना इसके पास बची हुई थी। बाकी सारी सेना इसकी मारी गई थी। बहुत सारे लोगों को मार दिया था दौड़ा कर। देख रहे हैं ना, अरे पहाड़ पे गया, पहाड़ से डालते बहुत सारी सेना मारी गई इसकी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए इसको एक बकलोल शासक कहा जाता है और इसी के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। ठीक, चलिए देखते हैं। इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। इसी के समय मोरक्को से एक यात्री चलकर आया था, नाम था इब्न बतूता। मोरक्को क्या है, इब्न बतूता। मोरक्को एक महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है मोरक्को। अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है मोरक्को, साउथ सहारा के ऊपर है, एक छोटा सा देश है, सहारा रेगिस्तान में मोरक्को से एक यात्री चलकर आया था इब्न बतूता। यह पैदल इसने 9000 किलोमीटर, कितनी 9000 किलोमीटर की दूरी इसने पैदल तय करके आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसलिए इसकी इतनी दूरी तय करने के बाद इसको हिम्मत खान कहा गया। इसलिए इसने इसको काजी की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, काजी की। और इसको अपने डाक विभाग का मंत्री बना लिया। तो इसने इब्न बतूता को, जो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करके अफ्रीका के मोरक्को से दिल्ली में चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसने उसको काजी की उपाधि दी और डाक विभाग का मंत्री बना लिया। और यहाँ आकर इब्न बतूता ने रेहला नामक किताब लिखी थी। कौन सी, रेहला नामक किताब लिखी इसने, रेहला। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म होने वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल लगभग खत्म ही हो गया। चलिए इधर देखते हैं आगे।
इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो दोआब हमारा बना हुआ है, गंगा यमुना का जो दोआब है, दोआब किसे बोलते हैं, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, उस दोआब में सूखा पड़ गया। सूखा मतलब कि अगर वो दोआब बहुत बड़ा है तो नदियों का पानी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। पहले तो पंप से, ट्यूबवेल, ये सब समरसेबुल था नहीं, तो पानी पहुंचाने के लिए पहले सब नालियों से ही पानी लेके जाते थे, तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ने की वजह से भी इसने वहाँ टैक्स को दोगुना कर दिया। दोगुना मतलब समझ रहे हैं ना, पहले टैक्स था कितना, पहले टैक्स था 20%। मतलब कि आपकी फसल जो भी होगी, मान लीजिए आपकी फसल से 5 किलो निकला अनाज, कितना, 5 किलो अनाज निकला, मान लीजिए 50 किलो, मान लीजिए 50 किलो निकला, ठीक। 50 किलो का जब 20% निकालेंगे, 50 किलो का 20% कितना हो जाएगा, 10 किलो। मतलब कि 50 किलो का आपको 10 किलो राजा को दे देना है, इसने इसको 40% कर दिया, 50 किलो का 40% कर दिया। मतलब अब 50 किलो में से आपको 20 किलो राजा को देना है। अब 50 किलो तो निकलता था उस उपजाऊ जमीन पर, लेकिन अगर वहाँ सूखा पड़ गया तो वहाँ पे मात्र मान लीजिए 23 किलो ही अनाज हुआ। 23 किलो में 20 किलो राजा को दे देंगे, बचेगा क्या, 3 किलो। इसीलिए इसको और बकलोल कहा गया, इसलिए और बकलोल शासक हो गया, क्योंकि इसने सूखा पड़ जाने के बाद भी उसमें दोआब में, बंगाल और बिहार के दोआब में क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया इसने टैक्स को, 20 से 40% कर दिया था, इसीलिए। चलिए अब अगला देखते हैं। इससे टैक्स को दोगुना करने के लिए जो किसान थे, किसानों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि टैक्स को दोगुना करके हमको मार डालेंगे क्या। इसीलिए इसने किसानों की देखभाल के लिए किसाने को ही की शुरुआत की। एक संस्था थी किसाने को ही, जो किसानों के देखभाल के लिए बनाई गई थी, ठीक। किसाने को ही एक क्या थी, संस्था थी, ये किसानों के विकास के लिए बनाई गई थी। मतलब किसानों को अगर कहीं सूखा उखा पड़ जाए तो उसको दान, मतलब कि लोन, कर्जा देने के लिए, और किसानों को दान देने के लिए, मतलब कहीं भी अगर कुछ लगाना है, किसी दोआब में लगाना है, कुछ अनाज बोना है, तो उसके लिए किसानी परियोजना के किसानों के विकास के लिए ये किसानों को हर चीज़ फ्री में, मुफ्त में, सस्ती में उपलब्ध कराती थी किसानी को ही, ठीक। इसी के समय इसके साम्राज्य से दो प्रमुख साम्राज्य टूट गए। नीचे की तरफ एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी एक शासक हरिहरबुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, इसकी स्थापना की थी हरिहर ने। इसने बुलाया इसको, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर प्रथम को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। और इसको लगा कि अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो ये भी मार देगा हमको, इसलिए इसने फटाफट इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि जाकर विजयनगर साम्राज्य पर शासन करो। और ये इतना मतलब इतना बेवकूफ़ तो था नहीं कि अरे ये शासन नहीं करेगा, इसलिए इसने जाकर वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब सोचिए कोई भी राजा है, किसी उसके क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र टूट रहा है तो कह रहा है कि जाकर उस क्षेत्र को तोड़कर मेरे क्षेत्र से शासन करो। अब ऐसा राजा कहाँ मिलेगा, तो इसलिए जाकर इसने विजयनगर साम्राज्य की फिर से स्थापना कर दी हरिहर प्रथम ने। और दूसरा शासन टूट गया था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य टूट गया, इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। इसने हसन गंगू ने इसकी स्थापना की। इसका असली नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना कर दी बहमनी साम्राज्य की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसके क्षेत्र से दो प्रमुख क्षेत्र टूट गए थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इसकी राजधानी थी हम्पी। यह तुंगभद्रा नदी किनारे बसी हुई थी। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है हम्पी को, ठीक। और जो ये था बहमनी साम्राज्य, इसमें 5 क्षेत्र आते थे, बीदर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा एंड अहमदनगर। इसके बारे में हमको पढ़ना है, आगे जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बारे में देखा जाएगा बढ़िया से, ठीक। कौन कौन इस पर शासन किया था। चलिए अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म हुआ। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक आया फिरोज शाह तुगलक। उसको FST लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, FST, ठीक। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अब अकबर कैसे कहा गया, दिल्ली का अकबर, क्योंकि इसने अत्यधिक नेक काम किए थे, इसने बहुत सारे नेक कामों को अंजाम दिया था। फिरोज शाह तुगलक एक योग्य शासक था। यह ब्राह्मण माँ की गर्भ से पैदा हुआ था। किसकी माँ से, ब्राह्मण माँ की गर्भ से। मतलब इसकी माँ क्या थी, एक जट महिला थी, हरियाणा की जट थी, ठीक। जट महिला की गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए ये हमेशा अपने आप को कट्टर ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करता था। इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर, ठीक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। लेकिन हमने थोड़ा सा देखा था उधर कि जो जजिया कर था वो ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था, यह केवल शूद्रों, क्षत्रियों, इन सब पे लागू होता था। लेकिन ये पांच लोगों पर लागू नहीं होता था। पहला था औरतों पर,
दूसरा बच्चों पर, वृद्धों पर, असहायों मतलब अपंगों, जो लंगड़े लूज, पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, मतलब जो एकदम शरीर से अपंग है उन पर, और ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों का उस समय सम्मान किया जाता था। ठीक, इन पांचों पर जजिया कर लागू नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक बना फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी जीवनी लिखी थी। जीवनी मतलब जो खुद से लिखी जाती है उसको जीवनी बोला जाता है अपने बारे में, और जो कोई दूसरा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, माफ कीजिए, जो खुद से लिखी जाती है उसको बोलते हैं आत्मकथा। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक, जो खुद से लिखी जाती है उसको बोलते हैं आत्मकथा, जो कोई दूसरा लिखता है उसको जीवनी बोलते हैं। इसका नाम था फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया और अपनी आत्मकथा लिखी थी, फुतुहात से फिरोज शाही। फुतुहात से फिरोज शाही। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं इसमें। ठीक, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने प्रजा के विकास के लिए दिल्ली के आसपास 1200 बगीचे लगवाए। किसके? फलों के बगीचे लगवाए थे। 1200 फलों के बगीचे लगवाए इसने दिल्ली के आसपास। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। और ये किसका सपना था? यह गयासुद्दीन तुगलक का सपना था कि नहरों का जाल बिछाने के लिए इसने नहरों का जाल बिछा दिया। इसने 300 शहरों की स्थापना की। 300 शहरों की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रमुख आ जाता है हमारा जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद। ये सब जितने फ से शुरू होते हैं, ये सब शहरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने फैजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर की स्थापना जौना खान के नाम पर की गई थी, पहले ही बता चुके हैं। ठीक, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने गुलामों की खरीद और बेच पर रोक लगा दिया था। मतलब कि इसी समय कोई गुलाम न खरीदे जाएंगे न बेचे जाएंगे। गुलामों की खरीद पर रोक। ठीक, इसने गुलामों की खरीद और बेच पर रोक लगा दिया था कि इसके समय न कोई गुलाम खरीदा जाएगा न कोई गुलाम बेचा जाएगा। ठीक, गुलामों की खरीद पर इसने फिरोज शाह तुगलक ने, यह गुलामों से अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। कितने थे गुलाम इसके पास? 1,80,000 गुलाम। और इनकी देख रेख के लिए इसने एक संस्था भी बनवाई थी, नाम रखा था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, इसने इनकी देख रेख के लिए एक संस्था भी बनवाई थी, नाम रखा था दीवाने बंदगान। इसने मरीजों के इलाज के लिए, मतलब जो गरीब थे, गरीबों के इलाज के लिए इसने एक अस्पताल बनवाया, दार उल सफा। यह दांत का अस्पताल था। ठीक, केवल दांत का इलाज होता था इसमें, दांत का अस्पताल था। इसने दारुल सफा की शुरुआत की। इसने सरकारी खर्चे पर हज यात्रा की शुरुआत की। हज यात्रा प्लस तीर्थ यात्रा, ये दोनों एक ही है, लेकिन ये धर्मों की वजह से इसका नाम अलग पड़ जाता है। जैसे हिंदू धर्म में हम उसी को तीर्थ यात्रा बोलते हैं और इस्लाम में हम उसी को हज यात्रा बोलते हैं। ठीक, इसने सरकारी खर्चे पर हज यात्रा और तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। इसने दीवाने खैरात की शुरुआत की। दीवाने खैरात गरीबों को दान देने के लिए था। किसी की बहन बेटी, मतलब किसी की शादी हो रही है तो किसी की शादी में दान देने के लिए, किसी लड़की की, और किसी किसान के पास पैसे की कमी है, अगर वो अपना अनाज नहीं बो पा रहा है तो उसको अनाज खरीदने के लिए पैसा दिया जाता था। और किसी किसान के घर में सूखा पड़ गया, गरीबी आ गई है, खाने के लिए नहीं हट रहा है, तो ये बहुत दान देता था। ठीक, इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर कहा गया था, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे से काम किए थे। दीवाने खैरात की शुरुआत किसी गरीबों को खैरात देने के लिए। इसने रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर की शुरुआत की। रोजगार दफ्तर मतलब जैसे कि रोजगार देते थे। पहले क्या होता था कि जितनी प्रजा थी सबके पास रोजगार था नहीं, तो कई लोग घर में बैठ कर खाते थे और उनसे कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। इसलिए इसने रोजगार दफ्तर की शुरुआत की थी, ताकि सबको रोजगार मिल सके। और सबको रोजगार देने के लिए इसने रोजगार दफ्तर की शुरुआत की। ठीक, ये जो सुल्तान था, इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। कितनी बार? इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। राज्याभिषेक, ठीक, बढ़ावा। इसने सम्राट अशोक, महान प्रतापी सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए 2 अभिलेख, जो हमारा कौन सा था? टोपरा और मेरठ। टोपरा क्षेत्र हरियाणा में है और मेरठ हमारा यूपी में है। टोपरा मेरठ अभिलेख को दिल्ली में लगवा दिया। हाँ, लगवा दिया, दिल्ली में लाया, लिख सकते हैं। ठीक, इसने महान सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में लाया, दिल्ली में लगवा दिया लाकर। ठीक, और दिल्ली में लगवाने के बाद उस पर संदेशा भी लिखवाया था कि इस अभिलेख के अनुसार ही आपको सभी धर्मों का पालन करना है, आपको भी सहिष्णु बनना है। यह भी सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन इसने जजिया कर इसलिए लगाया था क्योंकि यह
जजिया कर किसे लगाया था? क्योंकि यह खुद को कट्टर ब्राह्मण साबित करना चाहता था ताकि इसकी सल्तनत न गिरे, क्योंकि यार इसके जो लोग थे, प्रजा थी और इसकी सेना थी, सारी मुस्लिम थी और यही केवल केवल यही था जो किसी हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। इसलिए इसने अपने आप को कट्टर ब्राह्मण साबित करने के लिए क्या किया, इसने खुद को ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया और बहुत सारे सुधार किए इसने। और यह सब सुधार इसने 13वां, इसने नहरों का जाल बिछाया था। तो नहरों पर कर लेने वाला यह एकमात्र शासक था। उस कर को क्या बोला जाता था? चलिए इधर मिला देते हैं। उस कर को बोलते थे हम, जैसे कि हमने बताया था, गयासुद्दीन तुगलक चाहता था नहरों का जाल बिछाने के लिए, ठीक। तो नहरों का जाल इसने बिछाया था, तो नहरों पर जाल बिछाया तो नहरों के बनवाने में खर्चा भी आएगा। तो उस खर्चे को निकालने के लिए इसने एक कर की शुरुआत की थी, हक ए अर्श। हक ए अर्श, ये बहुत ही सिंपल कर था, उतना टफ कर नहीं था ये, ठीक। 14, इसने 24 लगभग इसने 36 शाही कारखाने लगवाए थे। इसने 36 शाही कारखाने लगवाए। इसने सारे करों को बंद कर दिया, जितने भी कर थे उन सभी करों को बंद करके केवल 4 करों को इसने जारी रखा। केवल 4 करों को इसने जारी रखा, जिसकी अनुमति इस्लाम भी देता है। पहला था जजिया, दूसरा था ज़कात, उसके बाद था खुम्स, खराज। इसने चरी और धरी और ऐसे बहुत सारे कष्टकारी करों को बंद करवा दिया था इसने लगभग इधर मिटा देते हैं इसको। इसने 34 कष्टकारी करों को बंद करवा दिया। इसने 34 कष्टकारी करों को बंद करवा दिया था, ठीक। क्या किया इसने? इसने 34 कष्टकारी करों को बंद करवा दिया था। 17वां, जो कुतुब मीनार बनवाया गया था वो बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन उसने केवल 2 तल्ला ही बनवाया था, 2 फ्लोर बनवाया था। उसके 3 फ्लोर बनवाए थे इल्तुतमिश ने, उसके गुलाम ने 3 फ्लोर बनवाए। लेकिन इसके समय उसकी कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से उसने उसकी मरम्मत भी करवाई और उस पर 1 फ्लोर बढ़वा भी दिया था। मतलब 2 फ्लोर बनवाए थे किसने? 2 फ्लोर लेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर इसमें 5 फ्लोर, मतलब कि उसमें 3 फ्लोर और जोड़ने वाला, 3 फ्लोर जोड़ने वाला कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद उस पर 1 फ्लोर प्लस मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। उस पर 1 फ्लोर और जोड़ दिया था इसने और उससे एक फ्लोर और जोड़ दिया था और उसकी मरम्मत भी करवाई थी। इसने इसमें 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, अथ तथा विस। इसने 2 प्रकार के सिक्के की शुरुआत की, अथ और विस नामक सिक्के की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 2 प्रकार के सिक्के थे, अथ और विस, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 19वां। इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। इसने अपना क्षेत्र विस्तार नहीं किया। मतलब कि यह क्षेत्र विस्तार नहीं करना चाहता था। इसने कहा था कि मेरे पास जितना क्षेत्र है मैं उसी पर शासन करूंगा, मैं अपना क्षेत्र विस्तार नहीं करूंगा। यह अपना क्षेत्र विस्तार करना ही नहीं चाहता था, इसलिए इसने अपना कभी भी अपना क्षेत्र विस्तार नहीं किया। इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्षेत्र विस्तार न करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। इसी के समय आक्रमण हो गया था फरगना के शासक तैमूर लंग का। फरगना कहाँ पे? एक देश हमारा उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना। कौन सी जगह है? फरगना का शासक था तैमूर लंग। अब इसमें लंग क्यों लगा हुआ है? लंग का अर्थ होता है लंगड़ा, मतलब कि यह लंगड़ा था, यह एक पैर से चल पाता था, इसका एक पैर खराब था। लेकिन यह इतना प्रतापी शासक था कि जहाँ भी हमला करता था किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ आवाज उठा सके। इसीलिए तैमूर लंग ने इसकी सल्तनत पर हमला करके इसे परास्त कर दिया। लेकिन यह दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं करना चाहता था। यह लूटपाट के
लूटपाट के इरादे से आया था, या यहाँ पे लूट मचना चाहता था, यहाँ पे धन लूट कर वो अपने क्षेत्र में चला गया। इसी के समय इसके राज्य से जौनपुर इसके हाथ से निकल गया। जौनपुर को उस समय भारत का सिराज कहा जाता था। इसी के समय जौनपुर इसके हाथों से निकल गया। ठीक, इसमें एक दूसरे साम्राज्य सरकी साम्राज्य का उदय हुआ। सरकी साम्राज्य, इसको बसाने वाला एक छक्का था, मतलब हिजड़ा। इसको बसाने वाला कौन था? हिजड़ा था। ठीक, इसको एक हिजड़े ने बसाया था। जौनपुर में हमारी दो प्रमुख मस्जिदें हैं, झझरी मस्जिद, झझरी प्लस अटाला, अटाला मस्जिद। ठीक, जौनपुर में हमारी दो प्रमुख मस्जिदें हैं, झझरी मस्जिद और अटाला मस्जिद। ठीक, झझरी मस्जिद और अटाला मस्जिद दो प्रमुख मस्जिदें हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका शासनकाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जौनपुर भी इसके हाथ से निकल गया। तैमूर लंग ने आक्रमण करके मार दिया इसको। ठीक, परास्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल, मतलब इसके शासनकाल में जौनपुर से अलग हो गया था। इसमें एक सरकी साम्राज्य का उदय हुआ। उसका संस्थापक था, क्या था? एक छक्का था, मतलब एक हिजड़ा था। ठीक, उसने दो मस्जिद बनवाई थी, झझरी मस्जिद और अटाला मस्जिद। जौनपुर का जो भी है उसको पता होगा, झझरी और अटाला मस्जिद दो प्रमुख मस्जिद है। ठीक, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर शहर बहुत ही फेमस सिटी है, और वहीं पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी हमारा है। ठीक ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बाद अगला शासक आया इसमें तुगलक शाह। तुगलक शाह आया। तुगलक शाह के बाद फिर अगला शासक आया। इसने कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए, इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक, अबुबकर शाह। अबुबकर शाह आया। अबुबकर शाह ने कुछ नहीं किया। ठीक, इसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मसूद शाह। नसीरुद्दीन मसूद शाह इस वंश का अंतिम शासक हुआ, और नसीरुद्दीन मसूद शाह के समय तैमूर लंग ने फिर से आक्रमण कर दिया, और इस पर आक्रमण करके नसीरुद्दीन मसूद शाह को इक्तेदार बना दिया। मतलब इक्ता व्यवस्था किसने की थी? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो इसके समय राजा बनाया खिजर खान को। खिजर खान को, और वह तो केवल आक्रमण करके लूटपाट के ही इरादे से किया था। कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग यहाँ लूटपाट चला गया, और खिजर खान ने धीरे धीरे चलकर आगे चलकर नसीरुद्दीन शाह की हत्या कर दी। नसीरुद्दीन शाह की हत्या करके इसने सैयद वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की इसने? सैयद वंश की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। इधर मिटा देते हैं हम। सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश कब तक चला था? ये 14 से 14 लेकर 14 से 51 तक, 1414 से लेकर 1451 तक चला था। ठीक, सैयद वंश। चलिए सैयद वंश के बारे में जानते हैं। सैयद वंश जो हमारा था, इसके संस्थापक थे खिजर खान। खिजर खान जो था, इसने नसीरुद्दीन मसूद शाह को तो मार दिया था, लेकिन इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का डर था। क्योंकि अगर यह सुल्तान घोषित करता खुद को, तो तैमूर लंग इसको मारकर खुद वहाँ पे कब्जा कर लेता। इसने इसको वहाँ का सूबेदार बनाया हुआ था और कहा था यहाँ पे शासन करो। इसने वहाँ पे सूबेदार बनकर ही शासन किया। उसने कभी भी, खिजर खान ने कभी भी अपने आप को दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं घोषित किया, सुल्तान घोषित नहीं किया। ठीक, इसके बाद इसका पुत्र आया मुबारक शाह। इसकी मृत्यु हो गई, तो अगला इसका शासक आया मुबारक शाह। तैमूर लंग के नेतृत्व में अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक हुआ जिसने खुद को सुल्तान कहा। इसलिए दिल्ली के सभी जितने भी शासक हुए उन सबको सुल्तान कहा गया। ठीक, यह अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला एकमात्र शासक था मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद इस वंश का अंतिम शासक आया। इसमें केवल 3 ही शासक हुए। इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। ठीक, ये सब बहुत छोटे छोटे वंश थे। अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम को बहलोल लोदी ने मार दिया। ठीक, इसने अपना सेनापति बनाया बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को इसने मारकर लोदी वंश की स्थापना कर दी। इसकी लोदी वंश की। लोदी वंश हमारा 1451 से लेकर 1526 तक चला था। ठीक, लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला था। चलिए आगे देखते हैं। लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी, इसने भी अपने आप को शासक घोषित, मतलब सुल्तान घोषित नहीं किया। इसने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। यह भी सूबेदार की तरह ही हमेशा शासन करता रहा। ठीक, इसने बहलोली सिक्का चलाया था और इसने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया।
जौनपुर पर आक्रमण कर दिया बहलोल लोदी ने। ठीक, जौनपुर पर आक्रमण किसने किया था? बहलोल लोदी ने। यह अपने दरबारियों का सम्मान करता था, मतलब सबको सम्मान की नजर से देखता था बहलोल लोदी। इसका शासनकाल कुछ ज्यादा लंबा रहा नहीं। इसके बाद इसका पुत्र आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को शासन करने के लिए, मतलब शासन करने के लिए और व्यापार करने के लिए जो दिल्ली का निचला क्षेत्र था, जिसको हम क्या कहते हैं, आगरा शहर, उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती थी। यहीं पे थी हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी से ज़्यादा व्यापार होता था इसका। और क्योंकि दिल्ली थी, दिल्ली से फिर आगरा जाना था, और फिर जाके फिर आगरा, फिर गंगा मिल जाना था, तो यमुना नदी से ज़्यादातर व्यापार करने के लिए इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। किसने की? सिकंदर लोदी ने यमुना नदी से व्यापार करने के लिए, लोदी मतलब बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी, इसने 1504 में यमुना नदी से व्यापार करने के लिए आगरा शहर की स्थापना कर दी 1504 में, और उसी को मुगलों ने राजधानी बनाई हुई थी, आगरा शहर को। ठीक, जैसा कि हम देखेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। इसने सिकंदर लोदी ने महिलाओं को मजार पे जाने से रोक लगा दी। इसने ताजिया उठने से रोक लगा दी। ताजिया मतलब समझ रहे हैं, ताजिया नहीं उठती, मुहर्रम के दिन ताजिया लेकर जाते हैं। ठीक, ताजिया उठा के ले जाते हैं। वो एक शोक का त्यौहार होता है, मुहर्रम का त्यौहार एक शोक का त्यौहार होता है। ठीक, उसको लोग शोक के रूप में मनाते हैं, ताजिया उठते। ठीक, महिलाओं के मजार पर जाने पर रोक लगा दी और ताजिया उठने पर रोक लगा दी। इसने गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना बनाया था। क्या? गजे सिकंदरी, नाप तौल के लिए। इसने गजे सिकंदरी नामक पैमाना बनाया नाप तौल के लिए। ठीक, उसी से इसके समय में नाप तौल मतलब नापा जाता था। एक क्या था? स्केल था गजे सिकंदरी। ठीक, इसने गुलरुखी किताब लिखी थी। कौन सी किताब? इसने गुलरुखी किताब लिखी। ठीक, इसने गुलरुखी किताब लिखी। इसके बाद इसका भी शासनकाल धीरे धीरे खत्म हो गया, और अंत में इस वंश का अंतिम शासक आया इब्राहिम लोदी। तो इसका जो भाई था, मतलब इसका चचेरा भाई, इसके चचा थे दौलत खान लोदी। इसका भाई था आलम खान लोदी, और इसका दुश्मन था राणा सांगा। ठीक, तो जो राणा सांगा था, इब्राहिम लोदी राणा सांगा से एक बार हार चुका था, लेकिन दौलत खान लोदी आलम खान लोदी के सहयोग से इसने फिर से अपना साम्राज्य गेन कर लिया। इसने फिर से दिल्ली पर शासन करने लगा। लेकिन दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी और सांगा, ये तीनों मिलकर इसको मारना चाहते थे, इब्राहिम लोदी को। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं चचा होकर कैसे मार सकता हूँ, मैं भाई होकर कैसे मार सकता हूँ। इसलिए इन्होंने इसको मारने के लिए 1526 में फरगना से बाबर को संदेशा भिजवाया। यहाँ से फरगना तक संदेशा भिजवाया। इन्होंने बाबर को बुलाया, और बाबर ने यहाँ पर आकर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ था इस समय? पानीपत कहाँ है? हरियाणा को भारत का अखाड़ा कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी देखा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी हत्या कर दी। इससे लोदियों का तो अंत हो गया था। ठीक, लेकिन बाबर के हाथ से भी इसका जितना क्षेत्र था, या फरगना का शासक था, हम देखेंगे मुगलिया सल्तनत में इसके हाथ से काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, फरगना ये सब निकल चुका था। ठीक, इसलिए इसने 4 युद्ध लड़ने के बाद ये पानीपत का युद्ध करने आया था। इसने बाजौर के किले को भी तोप से उड़ाकर जीत लिया था। इसका पहला अभियान था तोप वाला बाजौर का किला। इसने पहली बार तोपों का प्रयोग बाजौर के किले में किया था। ठीक, उसके बाद पानीपत के युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक रहा जिसकी युद्ध के मैदान में हत्या की गई थी, युद्ध के मैदान में मारा गया। इसके साथ यह दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर बाबर यहाँ पे आ गया है, तो बाबर के बाद मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। मुगलिया अब सल्तनत। चलिए मुगलिया सल्तनत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे स्टार्टिंग से।